नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हिंदी को। हिंदी के इस क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा को। लोग देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद से जानेंगे कि ये क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि का बोध जिस शब्द से होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। किसका? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान, गुण, भाव इसका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। आगे हम लोग इसके उदाहरण में देखेंगे। मोहन यानी कि व्यक्ति का बोध कराता हो तो व्यक्ति में मोहन, राम, अमन, सीता, शीला, ये सब क्या हो गया कि व्यक्ति का बोध हो रहा है। किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, ये व्यक्तियों के नाम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे मोहन, राम, अमन, सीता, शीला, ये क्या हो रहा है कि व्यक्ति का बोध हो रहा है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वस्तु में देखेंगे यहाँ पर पंखा, मेज, पेन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये वस्तु है। तो वस्तु का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। स्थान में दिल्ली, बिहार, पटना, बनारस ये सब स्थान है। तो स्थान का बोध करा रहा है तो ये भी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। आगे देखते हैं गुण। तो गरीबी, मोटापा, चालाक, घमंडी, बुढ़ापा ये सब क्या हो गया? गुण हो गया। तो गुण या फिर भाव हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर हो गया सोना, दूध, ये भी सब क्या है? नाम है। तो ये भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यानी कि हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज़ का नाम हो, एवरीथिंग इज नाउन, यानी किसी भी चीज़ का अगर नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मोहन, राम, अमन ये नाम हुए तो ये संज्ञा हो गया। पंखा, मेज, पेन, टेबल, कुर्सी, इस तरह की जितने भी चीज़ें होंगी तो ये सब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली, बिहार, कलकत्ता, पटना, बनारस, इलाहाबाद वगैरह वगैरह जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर अमीरी, गरीबी, मोटापा, पतला, घमंडी, समझदार, मूर्ख वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो सब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो क्या होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि का जो बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। यानी संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। ये पांचों भाग कौन से? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 भाग संज्ञा के होते हैं। अब इन एक एक भागों को हम लोग क्या करेंगे कि विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे, एक एक भाव को, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार में पहले प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे कि जिसमें नाम हो, क्या हो? नाम। मुख्य रूप से देखा जाएगा कि अगर किसी भी चीज़ का कोई नाम होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पे रमेश किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। रमेश
महेश, अक्षय, विकास, सलोनी, मोनिका, तुलसीदास, कालिदास, राम, कृष्ण। तो इन सब से क्या बोध हो रहा है? किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। क्या चीज़ का बोध हो रहा है? व्यक्ति का बोध हो रहा है। ये किसी मनुष्य के नाम है, तो इससे क्या हो रहा है? व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके आगे देखते हैं कि किसी वस्तु का बोध कराता हो। किसका? वस्तु का बोध कराता हो। जैसे में पेन, किताब, जूता, टेबल, कुर्सी, सोफा, कंबल, चादर, पाउडर, कंघी, पर्दा। तो इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है? किसी वस्तु का बोध हो रहा है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, इनसे क्या हो रहा है? किसी वस्तु का बोध हो रहा है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसे भी क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके आगे देखते हैं कि स्थान का बोध हो। किसका? स्थान का। तो जयपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, कश्मीर, नागपुर, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, इस तरह से और भी। तो इससे क्या हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। तो इसे भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसे भी क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम ये सभी शामिल होंगे। आगे देखते हैं हम वाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी विशेष जाति का क्या होता हो? विशेष जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष जाति का बोध होता हो उसे विशेष जाति का बोध होता हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं कि पेंसिल, नदी, पहाड़, जानवर, शहर, गांव, मनुष्य, घर, गाय, बकरी, कपड़ा, इस तरह से और भी। तो इससे क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पेंसिल, पेंसिल तो एक जाति हुई, लेकिन इसके अंदर देखिए तो अलग अलग नाम की पेंसिल होती है। तो पेंसिलों का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन पेंसिल जो होगा वो क्या होगा? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वैसे वस्तु के तौर पर पेंसिल को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जा सकता है कि एक वस्तु के तौर पर पेंसिल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर नाम के तौर पर कहा जाए तो पेंसिल का नाम जैसे नटराज हो गया, अप्सरा हो गया, तो इस तरह से जो पेंसिल का नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा और पेंसिल को जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। नदियों के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये सब नाम है और नदी क्या हो गई? जाति हो गई। तो जाति हो गई तो इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। पहाड़, पहाड़ों में भी अलग अलग नाम होते हैं, तो नाम जो होगा वो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन पहाड़ क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जानवर जाति हुई, जानवर क्या हुई? एक जाति हुई। जैसे कि मनुष्य एक जाति है, वैसे ही जानवर एक जाति है। जानवरों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जानवर क्या है? एक जाति है। शहर अगर हम बोले तो इससे किसी एक निश्चित शहर का बोध नहीं होता है। जब शहरों का हम नाम लेंगे कि जयपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, इस तरह से, तो वो शहर का जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वैसे ही गांव को देखेंगे, गांव के अलग अलग नाम होते हैं, मनुष्यों के भी अलग अलग नाम होते हैं, घरों के भी लोग नाम रखते हैं कि हाँ सिंह निवास हो गया, शर्मा निवास हो गया। तो इस तरह से गायों के अलग अलग नाम होते हैं। अगर मैंने अपनी गाय का नाम रुनटुन रख दिया है तो वो क्या हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन गाय जो है वो एक गाय की जाति है, उसके अंदर अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, तो गाय क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बकरी है, बकरी में भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बकरी जाति हो जाएगा। कपड़ा क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। कपड़ा में बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, कुर्ता पजामा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कपड़े के अंदर आती हैं, तो कपड़ा क्या हो जाएगा? एक जाति हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग समझे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिससे एक विशेष जाति का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में पेंसिल, नदी, पहाड़, जानवर, शहर, गांव, मनुष्य, घर, गाय, बकरी, कपड़ा इत्यादि। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा इत्यादि का बोध प्रकट होता हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि देखते हैं हम लोग कि मजदूरी, चतुराई, खटास, मिठास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, सुंदरता, बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख। तो इसमें क्या होगा कि भाववाचक संज्ञा में जिसको महसूस किया जा सके, जिसे महसूस किया जा सके, देखा ना जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसे नापा या तौला ना जा सके, उसे गिना ना जा सके, उसे सिर्फ महसूस किया जा सके, तो इसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिसमें कि उसके विचार आ जाएंगे। विचारों को कोई क्या देख सकता है कि किसका विचार कैसा है? नहीं, इसको महसूस किया जा सकता है। भाव, भाव को कोई देखता है? नहीं, इसे महसूस किया जाता है। गुण, गुण को भी महसूस किया जाता है। किसका स्वभाव कैसा है इसे महसूस किया जा सकता है। दशा, इसे भी महसूस किया जा सकता है। इन सबको देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मजदूरी, मजदूरी कौन कितना कर रहा है। चतुराई, कौन कितना चतुर है। खटास, क्या कितना खट्टा है। मिठास, कितना मीठा है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कोई चीज़ अगर खाए मीठा लगा तो क्या उसे नाप के बता सकते हैं कि कितना मीठा लग रहा है? नहीं, उसे नाप के नहीं बता सकते हैं कितना, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है उसको। चतुराई, कोई आदमी कितना चतुर है इसको महसूस किया जा सकता है? नहीं, हाँ इसे महसूस किया जा सकता है लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। चतुराई कितनी है इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि वो बहुत चतुर है, ये कम चतुर है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कोई कितना सुंदर है, इसे क्या देख करके कोई बताएगा, इसे महसूस किया जा सकता है। अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ ये कितना सुंदर है। हर एक आदमी के लिए सुंदरता की जो कैटेगरी होती है वो अलग अलग होती है, तो सुंदरता को देख करके नहीं बताएंगे, इसे क्या होगा, महसूस किया जाता है कि हाँ ये सुंदर है। मोटापा, इसे महसूस किया जा सकता है। मित्रता, किससे कितनी मित्रता है, इसे क्या महसूस किया जाएगा या फिर देखा जाएगा? महसूस करके बताया जाएगा इसे कि किसकी कितनी मित्रता है। जवानी, कौन कितना जवान है, कैसे पता लगाएंगे? नहीं पता लगाएंगे, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि क्या कि वो आदमी जवान है और वो आदमी बूढ़ा है। जवानी, बुढ़ापा, इसे महसूस किया जाता है। अपनापन, परायापन, तो ये अपनापन परायापन क्या इसे देख करके कोई बताएगा? नहीं, इसे देखा नहीं जाता है, इसे भी महसूस किया जा सकता है। फीलिंग आएगी उसके लिए कि हाँ, इसे फील करके बताया जाएगा कि वो कौन अपना है कौन पराया है। बचपन, बचपन को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है या देखा जाता है? बचपन को भी महसूस किया जाता है। भूख लगेगी, प्यास लगेगा, तो इसे देख करके बताएंगे कि हाँ अब हमें भूख लगी है? नहीं, भूख और प्यास को भी महसूस किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा कि जिस शब्द से किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मजदूरी, चतुराई, खटास, मिठास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, सुंदरता, बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख इत्यादि, ये सारी चीज़ें इसके उदाहरण में हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा को। तो समूहवाचक संज्ञा में हम देखें तो जो शब्द किसी एक को ना बताकर, जो शब्द किसी एक यानी पार्टिकुलर को ना बताकर बल्कि पूरे समूह का बोध कराए, पूरे समूह का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी किसी एक पार्टिकुलर का बोध ना करा करके क्या करे कि पूरे समूह का बोध करवाए, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि भीड़, सेना,
मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, दल, गुच्छा इत्यादि। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण जो भी दिए गए हैं, ये क्या किसी एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति वस्तु को दर्शा रहे हैं? नहीं दर्शा रहे हैं। ये एक झुंड है। जैसे कि भीड़, भीड़ में कभी भी एक आदमी, कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है, बल्कि पूरा झुंड होता है। सेना में कोई एक सेना नहीं, बल्कि सेना की टोली होती है। मेला, किसी एक व्यक्ति से मेला नहीं लगता है, तो मेला में भी और भी लोग होते हैं, एक से ज़्यादा लोग। सभा में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं। कक्षा में भी कोई एक विद्यार्थी नहीं बैठता है, एक से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। परिवार में कोई एक सदस्य नहीं, बल्कि एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं। पुस्तकालय में कोई एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक पुस्तक से ज़्यादा होता है। झुंड में कोई एक नहीं, बल्कि एक से ज़्यादा होते हैं। गिरोह में भी कोई एक नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं। दल में भी क्या होता है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं। गुच्छे में भी एक नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो भी उदाहरण दिए गए हैं, वो सब किसी एक पार्टिकुलर का नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा का है, एक से ज़्यादा के समूहों का है। तो इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे अब देखते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में देखें कि जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, किसका बोध हो? नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। नाप तौल वाली वस्तुओं का मतलब वो हुआ कि जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, जिसे तौला जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि अगर हम बोले कि तेल, सोना, दूध, पानी, लोहा, घी, दाल, चावल, चीनी, शहद, गुड़, गेहूं इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या इसे गिना जा सकता है? तेल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसे नापा या तौला जा सकता है। सोना को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसे भी नापा या तौला जाएगा। दूध को भी नापा तौला जाता है। पानी को भी नापा या तौला जा सकता है, इसे गिना नहीं जा सकता है। लोहा को भी नापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। घी, दाल, इन सबको क्या किया जाता है? नापा तौला जाता है, बल्कि गिना नहीं जा सकता है। चावल, क्या चावल को गिन के बनाते हैं कि चावल कितना चावल बनाना है, आज चलो 5 चावल खाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है ना। तो चावल को भी गिना नहीं जा सकता है। कोई बोलता है कि चलो 10 चीनी ला करके दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चीनी को भी नापा तौला जाता है। शहद, गुड़, गेहूँ, इन सबको क्या किया जाता है? नापा तौला जाता है। क्या कोई बोलता है कि चलो आज 20 गेहूँ पिसवा करके लाएंगे? ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। तो ऐसा कोई नहीं बोलता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको नापा तौला जा सकता है। कोई भी ये बोलेगा कि चलो 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, इस तरह से इसको नाप तौल में लोग बातें करेंगे, बल्कि गिनती में बात नहीं करेंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग संज्ञा को देख लिए। इस तरह से हम लोग संज्ञा को देखिए, संज्ञा के 5 भेदों को देख लिए, और इस प्रकार से संज्ञा का एग्जाम्पल देते हुए, इन 5 भेदों का एग्जाम्पल देते हुए संज्ञा हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। अब संज्ञा हमारा ख़त्म हुआ, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं